हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये एपिसोड हमारे कैंसर एंड हेल्दी लिविंग सीरीज़ का दूसरा एपिसोड है, जिसमें हम देखेंगे टॉप 5 रिस्क फैक्टर्स फॉर कैंसर इन इंडिया। इंडिया में जो कैंसर के नए केसेस बढ़ रहे हैं, उनके पीछे ऐसे कौन से 5 रिस्क फैक्टर्स है, इसके बारे में आज हम इस एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे। इसी सीरीज़ का जो फर्स्ट एपिसोड था उसमें हमने अलग अलग कैंसर के स्टैटिस्टिक्स देखे थे, कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स देखे थे, जिसमें हमने ग्लोबोकैन के स्टैट्स देखे थे, कौन से ऐसे कैंसर से जो वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ में बढ़ रहे हैं, कौन से ऐसे कैंसर्स के मामले इंडिया में बहुत कॉमन तरीके से डायग्नोस हो रहे हैं। उसी तरह से हमने देखा था पुरुषों में, इंडियन मेल्स में ऐसे कौन से कैंसर्स है जो डायग्नोस हो रहा है। उसी तरह से इंडिया के फीमेल्स में या महिलाओं में कौन से ऐसे कैंसर से जो कॉमन तरीके से डायग्नोस हो रहे हैं, कौन से ऐसे कैंसर से जिनकी वजह से इंडिया में मौत हो रही है। ये सभी नंबर्स के बारे में हमने एपिसोड 1 में देखा था, और उसमें हमने WHO की वार्निंग भी देखी थी, जो इंडिया के लिए पर्टिकुलरली WHO ने जारी की थी। तो जिन लोगों ने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है, उनको मैंने फर्स्ट एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है। जिनको इंटरेस्ट है वो वहाँ पे जाके फर्स्ट एपिसोड देख सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे ऐसे कौन से टॉप 5 कैंसर रिस्क फैक्टर्स है जो इंडिया में या फिर इंडियंस के लिए बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, जिसके वजह से हम इंडियंस कैंसर के लिए ससेप्टिबल बन रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे क्या ये रिस्क फैक्टर्स है, कौन से इन रिस्क फैक्टर्स को हम कम कर सकते हैं, क्या इन रिस्क फैक्टर्स को हम हमारे हेल्दी लिविंग जो ऑब्जेक्टिव है उसके थ्रू हम कम कर सकते हैं, हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से या फिर हमारे डाइट चेंजेस की वजह से क्या इनको अवॉइड करना पॉसिबल है। अगर है तो डेफिनेटली हम कैंसर से दूर रह सकते हैं। तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब शायद हम जानने की कोशिश इस एपिसोड में करेंगे। तो शॉर्टली हम शुरू करते हैं पिछले एपिसोड का। अगर हम रिकैप देखेंगे तो हमने देखा था कि 2018 में इंडिया में लगभग 8 लाख लोगों की मौत ये कैंसर की वजह से हुई थी। आज के डेट में हमारे पास हमारी कंट्री में लगभग 25 लाख कैंसर के पेशेंट्स हैं। हर 8वें मिनट में एक महिला सर्वाइकल कैंसर पेशेंट की मौत आज के डेट में हमारी कंट्री में हो रही है। टोबैको कंजम्पशन या फिर स्मोकिंग ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारी कंट्री में हो रही है, जिसके वजह से कैंसर्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम पुरुषों की बात करें तो टॉप 5 कैंसर्स में हमने देखा था इंडिया में ओरल कैंसर मतलब माउथ के रिलेटेड कैंसर, ये टॉप 1 नंबर पे आता है पुरुषों में। दूसरे नंबर पे आता है लंग कैंसर, तीसरे नंबर पे आता है स्टमक कैंसर, चौथे नंबर पे आता है कोलॉन कैंसर और 5वें नंबर पे आता है ईसोफेगस कैंसर। उसी तरह से अगर हम महिलाओं के बारे में अगर हमने देखा था तो महिलाओं में इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर ये नंबर 1 पे आता है। उसके बाद ओरल कैंसर 2 नंबर पे आता है। 3 नंबर पे महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर पाया जाता है। चौथे नंबर पे लंग कैंसर है और 5वें नंबर पे स्टमक कैंसर इंडिया में महिलाओं में पाया जा रहा है। उसके साथ ही हमने देखा था कि इंडिया में महिलाओं में ज़्यादा कैंसर के नए केसेस मिल रहे हैं कंपेयर टू मेल में या पुरुषों के कंपैरिजन में। तो इसमें एक ट्विस्ट भी हमने देखा था, महिलाओं के केसेस ज़्यादा है, बट अगर हम डेथ की बात करें, मृत्यु की बात करें, तो कैंसर की वजह से पुरुषों की ज़्यादा मृत्यु हो रही है हमारी कंट्री में। तो ये कुछ अलार्मिंग नंबर्स या फिर स्टैट्स हमने पिछले एपिसोड में देखे थे। हमने देखा था कि लगभग 2020 में 14 लाख नए केसेस एस्टिमेटेड किए गए थे ग्लोबोकैन के द्वारा। लगभग 14 से 15 लाख तक हमारे यहाँ हर साल नए कैंसर के केसेस मिलने की संभावना ग्लोबोकैन ने दिखाई है। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे इंडिया में कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं, ये आज हम इस एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे। इसमें अगर देखेंगे तो फर्स्ट रिस्क फैक्टर या सबसे पहला टॉप रिस्क फैक्टर जो हमारे इंडिया में पाया जाता है वो टोबैको कंजम्पशन है। अगर हम कुछ नंबर्स देखें तो इंडिया ये सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, मतलब दूसरा पूरे वर्ल्ड में दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है जो टोबैको को इस्तेमाल करता है या फिर तंबाकू का यूज़ करने वाला, तंबाकू को इस्तेमाल करने वाला सेकंड लार्जेस्ट कंट्री पूरे वर्ल्ड में हम बन चुके हैं। और प्रोडक्शन की बात करें तो पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में टोबैको प्रोडक्शन में या तंबाकू के प्रोडक्शन में हमारा तीसरा नंबर आता है। ये ऐसे नंबर से जिसके लिए हमें शायद प्राउड नहीं होना चाहिए, बट शायद इसी नंबर की वजह से हमारे यहाँ कैंसर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर हम
नंबर्स की बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से तो लगभग 27 करोड़ से ज़्यादा 27 to 30 करोड़ के आसपास हमारे यहाँ जो लोग हैं वो टोबैको का कंजम्पशन करते हैं। दो फॉर्म में हमारे यहाँ टोबैको का कंजम्पशन होता है। एक होता है स्मोकलेस टोबैको, इसका मतलब सिगारेट, बीड़ी, इनके बिना जो टोबैको का कंजम्पशन होता है, जिसमें हम चिविंग टोबैको मतलब खाने वाली तंबाकू है, गुटखा है, खैनी है, पान के साथ जो तंबाकू खा जाती है, इन सभी को स्मोकलेस टोबैको कैटेगरी में डाला जाता है। तो इसमें बहुत सारी मात्रा में टोबैको हमारी कंट्री में इस्तेमाल की जाती है। और दूसरा कैटेगरी है स्मोकिंग टोबैको, इसका मतलब है जो स्मोकर्स है वो सिगारेट या बीड़ी के थ्रू तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखें तो लगभग 27 करोड़ में से 20 करोड़ इंडियंस ये स्मोकलेस टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो कच्चे फॉर्म में या फिर तंबाकू को चिवेबल फॉर्म में खाते हैं, जो तंबाकू के फॉर्म में हो सकता है, गुटखा, खैनी या पान के फॉर्म में वो तंबाकू खाते हैं। ये इनकी संख्या 20 करोड़ है। तो बचे हुए 7 करोड़ लोग ये स्मोकिंग करते हैं। अगर हम 20 करोड़ की बात करें जो स्मोकलेस टोबैको खाते हैं, उसमें से 14 करोड़ ये पुरुष है और 6 करोड़ महिला है। तो महिलाएं भी तंबाकू, गुटखा या फिर खैनी या पान खाने में पीछे नहीं है हमारी कंट्री में। तो लगभग 20 करोड़ लोग ये इस तरह की तंबाकू खा रहे हैं जो सिगारेट या बीड़ी के बिना इस्तेमाल की जाती है, और 7 करोड़ लोग जो मैक्सिमम इसमें ऐसे लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं, जो सिगारेट या बीड़ी के थ्रू तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम महिलाओं की स्मोकिंग के बारे में अगर हम नंबर्स देखें तो पूरे वर्ल्ड में अगर महिलाओं के बारे में या स्मोकिंग करने वाली महिलाओं में अगर हम नंबर्स निकालें तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आता है। सो इतनी ज़्यादा नंबर पे हमारे यहाँ अभी महिलाएं स्मोकिंग भी कर रही है। अगर WHO को स्टैट्स माने तो पूरे वर्ल्ड में लगभग हर साल 7 मिलियन मतलब लगभग 70 लाख लोगों की मौत ये सिर्फ और सिर्फ टोबैको कंजम्पशन की वजह से हो जाती है। तो ये सभी नंबर्स हमारे इंडिया में भी बहुत अलार्मिंग नंबर्स है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ टोबैको का इस्तेमाल होता है। तो एग्जैक्टली किस तरह से ये तंबाकू या फिर टोबैको हमारे यहाँ कैंसर को इंट्रोड्यूस कर रही है, तो अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में जितने अलग अलग प्रकार के कैंसर्स डायग्नोस होते हैं उसमें लगभग 45% मतलब 45% कैंसर ये तंबाकू की वजह से होते हैं या टोबैको की वजह से होते हैं। उसी तरह से अगर हम महिलाओं के बारे में बात करें, महिलाओं में जितने अलग अलग टाइप के कैंसर्स होते हैं उसमें से लगभग 17% मतलब 17% कैंसर ये टोबैको की वजह से होते हैं। और मैंने पिछले एपिसोड में भी बोला था कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर के पेशेंट्स अगर कहीं पे है तो वो इंडिया में है। इंडिया में टॉप 1 नंबर पे जो कैंसर है वो ओरल कैंसर है, मतलब वो मुंह का कैंसर है। और आप इजीली समझ सकते हो कि क्यों हमारे यहाँ इतने ज़्यादा ओरल कैंसर या मुंह के कैंसर के पेशेंट्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 30 करोड़ लोग ये तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। और तंबाकू से सबसे पहला ऑर्गन अगर कोई एक्सपोज हो जाता है तो वो डेफिनेटली हमारा मुँह है। इसीलिए हमारे यहाँ लगभग 80% से ज़्यादा जो ओरल कैंसर्स इंडिया में पाए जाते हैं उसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ टोबैको कंजम्पशन है, तंबाकू का यूज़ है। वो आइदर स्मोकलेस टोबैको फॉर्मेट में हो या फिर वो सिगारेट या बीड़ी के फॉर्मेट में हो। टोबैको ही हमें हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कैंसर इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर बन चुका है। तो ऐसे कौन से कैंसर है जो टोबैको की वजह से हो सकते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? अगर आप कारण देखेंगे, साइंटिफिक अगर कारण मैं आपको बताऊंगा तो लगभग सिगारेट स्मोक में 4000 से ज़्यादा मतलब 4000 से ज़्यादा अलग अलग केमिकल्स पाए जाते हैं। और उसमें से लगभग 60 केमिकल्स ऐसे हैं जो कार्सिनोजेंस है। कार्सिनोजेंस मतलब ऐसे केमिकल्स जिनको कैंसर प्रोड्यूस करने की या फिर कैंसर करने की क्षमता होती है। तो ऐसे 60 केमिकल्स आपको उसमें से मिल जाएंगे। उसमें से अगर सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल अगर हम देखेंगे जो टोबैको में हमें मिलता है वो है निकोटीन। निकोटीन सिर्फ आपको कैंसर ही नहीं देता, तो वो साथ में आपको फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल डिपेंडेबिलिटी भी आपको लाता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को स्मोकिंग की या फिर टोबैको की आदत पड़ जाती है। और यही चीज़ है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर के पेशेंट्स या फिर लंग कैंसर के पेशेंट्स हमारे इंडिया में अभी मिल रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है ये कार्सिनोजेंस जो टोबैको में हमें मिलते हैं। तो कौन से ऐसे कैंसर से जो हमें हो सकते हैं टोबैको की वजह से? ऑब्वियसली हेड एंड नेक कैंसर हो सकता है जो दिमाग का या फिर गर्दन का कैंसर है, लंग कैंसर है, ल्यूकेमिया है, स्टमक कैंसर मतलब पेट का कैंसर हो सकता है, किडनी का कैंसर हो सकता है,
पैनक्रियाज के कैंसर्स आपको टोबैको की वजह से हो सकते हैं, कोलॉन कैंसर मतलब अपने अतलियों का कैंसर आपको हो सकता है, ब्लैडर का कैंसर आपको हो सकता है, उसी तरह से सर्वाइकल कैंसर भी आपको टोबैको की वजह से हो सकता है। इतना ही नहीं, सिर्फ टोबैको आपको कैंसर ही नहीं देते हैं, टोबैको की वजह से आपको दूसरी जो क्रोनिक बीमारियां हैं जो कैंसर की इतनी या फिर कैंसर से ज़्यादा डेंजरस है वो भी आपको हो जाती है, जैसे कि स्ट्रोक है जिसको हम ब्रेन के अटैक बोलते हैं, ब्लाइंडनेस है या फिर अंधापन है, हमारे मसूड़ों का इन्फेक्शन है, हार्ट के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, निमोनिया है, आर्टरीज का रप्चर होना हो सकता है, या फिर लंग डिसीजेस है, अस्थमा है, हमारे रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी वो कम होना या फर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स आना, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या टोबैको से डिटेक्ट हो जाती है। हमारे हिप फ्रैक्चर्स हो, बहुत सारे ऐसे डिसीजेज है जो आपको टोबैको की वजह से हो सकता है। तो इन शॉर्ट, टोबैको कंजम्पशन, तंबाकू का सेवन, ये सबसे मेजर रिस्क फैक्टर बन चुका है इंडिया में, जिसकी वजह से हमारे यहाँ माउथ के कैंसर और उसके रिलेटेड उसके साथ साथ बाकी के कैंसर, लंग कैंसर, स्टमक कैंसर, किडनी कैंसर, ये भी हमारे देश में बढ़ रहा है। ये रहा रिस्क फैक्टर नंबर 1। अगर हम रिस्क फैक्टर 2 की बात करें तो वो डेफिनेटली है अल्कोहल कंजम्पशन। इसका मतलब हमारे यहाँ जो बहुत बड़ी मात्रा में अल्कोहल लिया जाता है या फिर दारू का सेवन किया जाता है, वो नंबर भी टोबैको कंजम्पशन इतना ही सिग्निफिकेंट है। अगर आप देखोगे तो हमारे कंट्री में लगभग 16 करोड़ से ज़्यादा लोग ये अल्कोहल लेते हैं। कुछ लोग रेगुलरली लेते हैं, 5 से 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कोई समस्या आने पर दारू का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, या फिर 3 करोड़ लोग हमारे यहाँ पे ऐसे हैं जो पूरे के पूरे अल्कोहल यूज़ पे डिपेंडेबल बन चुके हैं, उनको अल्कोहल का आदत लग चुकी है। शायद ये नंबर कम हो सकता है क्योंकि बहुत सारे सर्वे रिपोर्ट्स में जो नंबर आता है वो सिटी से कलेक्ट किया जाता है, मल्टीपॉलिटी सिटी या बिगर सिटी से वो नंबर आता है। बट गाँवों में जो छोटी छोटी है, क्योंकि हमारे इंडिया में लगभग 70% से ज़्यादा लोग गाँवों में रहते हैं, पर गाँवों में कोई सर्वे ज़्यादा नहीं होते हैं, गाँवों से डेटा नहीं आता है। अगर नंबर शायद इसमें जुड़ जाए तो शायद हमारे यहाँ शराब पीने वाले की संख्या 16 करोड़ या 20 करोड़ से भी ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। जिस तरह से टोबैको कंजम्पशन बहुत बड़ी रिस्क फैक्टर बन चुका है, उसी तरह से अल्कोहल कंजम्पशन, वो बियर के फॉर्म में हो, वाइन के फॉर्मेट में हो या फिर देसी दारू हो, जिस भी अलग अलग फॉर्मेट में अल्कोहल हमें मिलती है, उन्हीं सभी फॉर्मेट्स में का इस्तेमाल इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। और उसकी वजह से लगभग हमारे 7 अलग अलग टाइप्स के कैंसर्स हो सकते हैं। उसमें ऑब्वियसली माउथ का कैंसर, मुंह का कैंसर यहाँ पे भी टॉप पे आ जाता है। थ्रोट मतलब गले का कैंसर आपको हो सकता है, लैरिंग्स का कैंसर आपको हो सकता है, फूड पाइप मतलब ईसोफेगस का कैंसर आपको हो सकता है, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, लीवर कैंसर और बोवेल कैंसर, ये भी कुछ एग्जाम्पल्स है जो अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से हमारे इंडिया में बढ़ रहे हैं। अगर हम पुरुष और महिलाओं के प्रोपोर्शन की बात करें तो इंडिया में वो भी बढ़ रहा है। हर 17 पुरुषों के पीछे एक महिला भी अल्कोहल का कंजम्पशन इंडिया में करने लगी है। और पर्टिकुलरली मॉडर्न लाइफस्टाइल या फिर शहरों में अभी महिलाओं का अल्कोहल कंजम्पशन करना, ये भी नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सेकंड रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से इंडिया में कैंसर के केसेस बढ़ने लगे हैं। थर्ड रिस्क फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर बन चुका है अभी, वो है ओबेसिटी, यानी वो है मोटापापन। मैंने न्यूट्रिशन सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में ओबेसिटी को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। उसमें हमने देखा था कि लैंसेट जो बेहतरीन रिसर्च जर्नल माना जाता है, उसके रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है अगर हम ओबेसिटी के हिसाब से अगर कंट्री को देखें। तो पुरुषों की बात करें तो हम पूरे वर्ल्ड में ओबेसिटी पे नंबर 5 पे है, और अगर महिलाओं की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में हम टॉप 3 में आते हैं या तीसरे नंबर पे पूरे वर्ल्ड में आते हैं। इतनी ज़्यादा ओबेसिटी की समस्या हमारे देश में बढ़ चुकी है। लगभग हर 5 पुरुष में से 1 पुरुष ये एक्सट्रीमली ओबेस हमारे यहाँ पे है। और उसी तरह से महिलाओं को भी ओबेसिटी बहुत रैपिडली हमारे यहाँ बढ़ रहा है। बच्चों के ओबेसिटी में भी हमारा नंबर वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आता है। और ये ओबेसिटी मैंने उस एपिसोड में भी बोला था, इसी ओबेसिटी की वजह से आपको बहुत सारी क्रोनिक बीमारियाँ हो सकती है, और उसमें से ही एक
रिस्क फैक्टर और बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर ये बन जाता है कैंसर के लिए। अगर हम ओबेसिटी की बात करें तो लगभग 13 अलग अलग प्रकार के कैंसर्स आपको ओबेसिटी की वजह से हो सकते हैं। उसमें ब्रेन के रिलेटेड कैंसर्स है, थायराइड कैंसर है, फूड पाइप मतलब ईसोफेगस का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, लीवर कैंसर, स्टमक कैंसर, गैल ब्लैडर कैंसर, पैनक्रियास कैंसर, किडनी कैंसर, बोवेल कैंसर, ओवेरियन कैंसर एंड वोम कैंसर। उसके साथ साथ माइलोमा मतलब ब्लड के रिलेटेड कैंसर भी आपको इन ओबेसिटी की वजह से हो सकती है। ओबेसिटी हमारे इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, इसके लिए मैं अलग से सीरीज़ इंट्रोड्यूस करूँगा। और ओबेसिटी सिर्फ और सिर्फ डाइट की वजह से नहीं हो रही है। ओबेसिटी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, लेस फिजिकल एक्टिविटी है, मॉडर्न लाइफस्टाइल है, हमारे नए जॉब के जो तरीके हैं जिसमें हम सिटिंग जॉब ज़्यादा कर रहे हैं, और अनहेल्दी डाइट, ये सभी रीजंस की वजह से ओबेसिटी हमारे यहाँ बढ़ रही है। तो डेफिनेटली ओबेसिटी भी ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर कैंसर के लिए इंडिया में बन चुका है। चौथे रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो डेफिनेटली आएगा अनहेल्दी डाइट। इसके बारे में भी हमने न्यूट्रिशन सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में डिटेल में बात की है। अगर अनहेल्दी डाइट की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाना, फैट का ज़्यादा या फिर ऑयली तला हुआ फूड ज़्यादा खाना, और प्रोटीन कम खाना, फाइबर का इस्तेमाल डाइट में कम करना, इन सभी को हम अनहेल्दी डाइट बोल सकते हैं। अगर आप कैंसर के बारे में देखोगे तो लगभग 10 कैंसर में से हर एक कैंसर कहीं ना कहीं डाइट से रिलेटेड हो सकता है। और अनहेल्दी डाइट में अगर आप सब्जियां और फ्रूट्स दिन में अगर 5 छोटे छोटे पोर्शंस भी उनका नहीं खा रहे हो, वो भी अनहेल्दी डाइट की बहुत बड़ी रिस्क बन जाती है। और क्या आता है अनहेल्दी डाइट में? डेफिनेटली अगर आप सैचुरेटेड फैट खा रहे हो 400 ग्राम से ज़्यादा, या फिर बहुत सारा नमक आप खा रहे हो, आपके डाइट में फाइबर्स के इंटेक बहुत कम है, तंतुमय फूड पदार्थ आप बहुत कम खा रहे हो, तो आप उसकी वजह से आपका कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। जो नॉन वेजिटेरियंस खाते हैं उनके इसमें भी कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। पर्टिकुलरली जो लोग रेड मीट या फिर प्रोसेस मीट खा रहे हैं उनको स्टमक कैंसर या फिर बॉवेल कैंसर हो सकते हैं। किस तरह से आप अपना खाना पकाते हो, अगर आप खाना बहुत हाई टेम्परेचर पे पकाते हो तो वहाँ पे भी कुछ केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं। वो केमिकल्स कार्सिनोजेंस करके काम कर सकते हैं और उनकी वजह से भी आपको कैंसर हो सकता है। अगर आप प्रोसेस फूड ज़्यादा खा रहे हो, आज के डेट पे हम मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड का इस्तेमाल करने लगे, वो प्रोसेस फूड भी आपको कैंसर की रिस्क बढ़ाता है। अल्कोहल कंजम्पशन हमने ऑलरेडी देखा है, अल्कोहल भी आपके डाइट में आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हो, उससे वजह से भी आपको लीवर कैंसर, माउथ कैंसर, बॉवेल, थ्रोट, फूड पाइप मतलब ईसोफेगस कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है अगर आप प्रोसेस फूड और अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। अगर हम टिपिकल इंडियन डाइट की बात करें तो ऐसा कौन सा डाइट है जिसकी वजह से आपको कैंसर की रिस्क बढ़ती है? उसमें अगर हम देखेंगे तो अगर आपको बहुत सारा राइस खाने की आदत है, चावल खाने की आदत है, वो भी एक रिस्की आदत है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी फूड खा रहे हो, आप ज़्यादा तीखा खा रहे हो, एक्सेस चिली पाउडर आप यूज़ कर रहे हो, एक्सेस चिली या फिर तीखा खाने की आपको आदत है, सोडा आपको ज़्यादा आपके खाने में हो रहा है, या फिर आप ड्राइड सॉल्टी फिश और या सॉल्टेड फिश खाने की इंडिया में बहुत सारी आदत है, इन सभी आदतों की वजह से कैंसर की रिस्क हमें बढ़ रही है। तो अगर हम देखा जाए तो अनहेल्दी डाइट की वजह से 7 अलग अलग टाइप के कैंसर्स इंडिया में बढ़ रहे हैं। वो है माउथ कैंसर, अपर थ्रोट कैंसर, ईसोफेगस कैंसर, स्टमक कैंसर एंड बॉवेल कैंसर। लंग कैंसर में भी अनहेल्दी डाइट का रोल पाया गया है। तो सिंपल है, ये रिस्क फैक्टर जितना छोटा लगता है उतना छोटा नहीं है। हम अनहेल्दी डाइट खा के हमारे हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं और वी आर इनवाइटिंग कैंसर, हम अलग अलग कैंसर्स को इनवाइट कर रहे हैं खुद के बॉडी में। तो ये रिस्क फैक्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट बन चुका है जितने पहले 3 रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर हम 5वें रिस्क फैक्टर की बात करें जो इंडिया में ज़्यादा कैंसर्स को नए केसेस देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, वो है रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स। ये ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। महिलाओं के बारे में जब हम कैंसर की बात करते हैं तो सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात होती है और बहुत लोगों को सिर्फ उतना ही पता है। बट ब्रेस्ट कैंसर छोड़ के महिलाओं में गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स भी पाए जाते हैं जो उनके सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं या फिर उनके रिप्रोडक्शन ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं, जिसमें ओवेरियन कैंसर है, यूटेराइन या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, वल्वर कैंसर है एंड
वजाइनल कैंसर भी है। तो ये गायनेकोलॉजिकल कैंसर जो है वो जनरली रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स की वजह से महिलाओं में पाए जाते हैं और उनकी तरफ ज़्यादा हमारा ध्यान नहीं होता है। तो ऐसे कौन से रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स है वो हम देखेंगे, जैसे कि बहुत अर्ली एज में सेक्सुअल एक्टिविटी करना, या फिर अर्ली एज में मैरिज हो जाना, या फिर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स करना, या फिर आपका जो पार्टनर है वो अगर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है, वो उसकी वजह से भी आपको कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। अगर आपके प्राइवेट पार्ट्स या फिर रिप्रोडक्शन के पार्ट्स की हाइजीन अच्छी नहीं है, बैड हाइजीन है, उसकी वजह से भी आपकी कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। बार बार एबॉर्शन करना हो, या फिर ज़्यादा बच्चों को जन्म देना हो, या फिर पहले बच्चे का बर्थ ये बहुत लेट होना हो, बहुत समय के बाद पहले बच्चे का जन्म होना हो, ये सब चीज़ें भी इसमें आती है। बच्चा होने के बाद स्तनपान ना करना या फिर ब्रेस्ट फीडिंग ना करना, अपना दूध ना पिलाना, ये भी एक आदत ये इस फैक्टर में आती है। अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल कर रहे हो 5 साल से ज़्यादा, उसकी वजह से भी आपको कैंसर हो सकता है। और प्रोलॉन्ग या फिर ज़्यादा टाइम तक अगर आप हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हो, उसकी वजह से भी गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स हो सकते हैं। तो ये ऐसे रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स है जो इंडिया में महिलाओं में अलग अलग गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स के केसेस बढ़ा रहे हैं। तो हमने देखा ये टॉप 5 कैंसर्स के रिस्क फैक्टर्स जो इंडिया में बहुत रैपिडली नए कैंसर केसेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स है जो जिनकी वजह से भी इंडिया में कैंसर्स बढ़ रहे हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। अगर हम कुछ बैक्टीरिया और वायरसेस की बात करें तो लगभग उनकी वजह से भी 15% कैंसर्स हो सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, उसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है जिसकी वजह से स्टमक कैंसर होता है। हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरसेस है, उनकी वजह से लीवर कैंसर होता है। ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया लिम्फोमा वायरस है, उसकी वजह से लिम्फोमा या फिर ल्यूकेमिया हो सकता है। HIV वायरस है जिनकी वजह से लिम्फोमा या फिर कुछ रेयर कैंसर्स आपको हो सकते हैं। एप्स्टीन बार वायरस है जिसकी वजह से लिम्फोमा होता है। उसी तरह से ह्यूमन हर्प्स वायरस 8 है जिसकी वजह से कैपोसिस सार्कोमा भी आपको हो सकता है। तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहीं ना कहीं लगभग 15% कैंसर इंट्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल पाए जाते हैं। उसी तरह से ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर ये भी एक रिस्क फैक्टर है जो इंडिया में अभी कैंसर इंट्रोड्यूस या कैंसर के नए केसेस डायग्नोस होने के पीछे पाया गया है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर इसका मतलब जहाँ पे हम काम करते हैं, जहाँ पे हम जॉब करते हैं, ऐसी जगह पे जब हमारी बॉडी कुछ हजार्डस एजेंट्स या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस को एक्सपोज हो जाती है, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। ये जनरली जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। पर्टिकुलरली जो वर्कर्स है या फिर जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे पेट्रोलियम, आर्सेनिक, एस्बेस्टॉस, एल्यूमिनियम, कैडमियम, बेंजीन इस तरह के केमिकल्स यूज़ हो जाते हैं। या फिर ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे रेडॉन, लेदर, कोल टार, आयरन, वुड और पेंट इंडस्ट्री है, इसमें भी बहुत सारे केमिकल्स यूज़ हो जाते हैं जो कार्सिनोजेनिक है। इन केमिकल्स का या फिर इन ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स का जब आप एक्सपोज हो जाते हो तो आपको कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से इंडिया में कैंसर के केसेस बढ़ सकते हैं। दूसरा फैक्टर है रेडिएशन। रेडिएशन में भी हमने देखा है कि लगभग कोई भी आयोनाइजिंग रेडिएशन हो वो सभी बढ़ सकते हैं, कैंसर के केसेस बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। उसमें हमारी सोलर रेडिएशन भी है या फिर उसमें यूवी रेज पाए जाते हैं, उसकी वजह से स्किन कैंसर भी होता है। तो सिंपल सनलाइट भी हमें कैंसर के रिस्क फैक्टर में आती है और उसकी वजह से भी हमें कैंसर हो सकता है। उसी तरह से कुछ फैमिली हिस्ट्रीज है, जिन फैमिलीज़ में ऑलरेडी कैंसर के पेशेंट्स हैं उन फैमिलीज़ की रिस्क ऑलरेडी बढ़ जाती है। तो उन लोगों को जिनके फैमिलीज़ में ऑलरेडी कैंसर के पेशेंट्स हैं उन लोगों को ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके फैमिली में ऑलरेडी कैंसर के पेशेंट्स पाए जाते हैं। क्योंकि कुछ कैंसर के जो डिफेक्ट्स होते हैं वो जेनेटिकली अगले जनरेशन में हेरिडिटरी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये कुछ अदर फैक्टर्स हमने देखे। तो डेफिनेटली अगर हम बात करें तो टॉप 5 रिस्क फैक्टर्स हमने यहाँ पे देखे। तो आज के एपिसोड का मैसेज यही है कि आप इन फैक्टर्स को साइंटिफिकली समझें, क्योंकि अगर आप देखोगे तो लगभग इन्हीं सभी फैक्टर्स को हम हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके या फिर हमारे लिविंग स्टाइल में चेंजेस लाके इनको अवॉइड कर सकते हैं, जिनकी वजह से हम कैंसर्स को दूर रख सकते हैं। हम हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट, टोबैको का कंजम्पशन कम करना या फिर अल्कोहल का कंजम्पशन कम करना,
इस तरीके से हम इनको हमसे दूर रख सकते हैं और इसीलिए लगभग 50% से ज़्यादा कैंसर्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और यही शायद इस एपिसोड का मैसेज है। अगर आप ये साइंटिफिक नॉलेज अच्छी तरह से एक्वायर करोगे तो इसी नॉलेज को आप अपने पावर की तरह यूज़ कर सकते हो और आप अपने आप को भी रख सकते हो और कैंसर से दूर रख सकते हो। तो इसी मैसेज के साथ आज का एपिसोड मैं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए। आपके जो भी थॉट्स है वो कमेंट्स में आप लिख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।